स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बीए थर्ड ईयर हम अध्ययन कर रहे थे महत्वपूर्ण भारतीय सामाजिक विचारक डी.पी. मुखर्जी का। स्टूडेंट्स, डी.पी. मुखर्जी का हमने लाइव इंट्रोडक्शन पढ़ा है। मैंने आपको बताया था डी.पी. मुखर्जी का पूरा नाम जो है वो था दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। लोग प्यार से इन्हें शॉर्ट नेम यानी डी.पी. मुखर्जी के नाम से पुकारते थे। मैंने आपको बताया ये अधिकतर जो अपने विचार जो थे वो सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से रखते थे। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की। उनमें से इनकी जो पुस्तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है वो है भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन। यानी इन्होंने भारतीय परंपरा जो है वो आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित होती है, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर हमारी परंपराओं में किस प्रकार के और कौन से परिवर्तन होते हैं, इस पुस्तक में उन्होंने उसके बारे में बताया। डी.पी. मुखर्जी ही यानी दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी जो है वो पहले ऐसे भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स का समर्थन किया। कार्ल मार्क्स का स्टूडेंट्स हम अध्ययन कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स का मैंने आपको एक तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ाया था। वर्ग संघर्ष और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कार्ल मार्क्स के दोनों सिद्धांत जो है वो पढ़ाए थे। कार्ल मार्क्स जो है वो पाश्चात्य विचारक थे, किंतु डी.पी. मुखर्जी जो है वो भारतीय महान समाजशास्त्री हैं। डी.पी. मुखर्जी ने कार्ल मार्क्स का समर्थन किया और उन्होंने मुख्य रूप से उनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था उसका समर्थन किया, क्योंकि इसी के आधार पर उन्होंने भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन जो है इन दोनों के मध्य द्वंद्व का सिद्धांत जो है या द्वंद्वात्मक प्रारूप जो है उसको समझाने का प्रयास किया है। किसके आधार पर? इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर। तो इस प्रकार से डी.पी. मुखर्जी जो है किसके समर्थक हैं? कार्ल मार्क्स के। पहले ही वैसे भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स का समर्थन किया और उनके द्वंद्वात्मक प्रारूप को अपनाया। इस द्वंद्वात्मक प्रारूप के आधार पर उन्होंने ये बताया कि भारतीय परंपरा जैसे जैसे परिवर्तित होती है हमारे समाज में भी परिवर्तन आता है। और ये मुख्य रूप से ये परिवर्तन कब आता है? जब जो बाहर से आने वाले लोग जो हैं मुख्य रूप से मुसलमान जब हमारे भारत में आए तो यहाँ पर उनके संपर्क से हमारी भारतीय परंपरा में काफी परिवर्तन आया और धीरे धीरे ये परिवर्तन आगे की ओर बढ़ता गया। मुख्य रूप से ये परिवर्तन जब भी आया जब नगरीय समाजों की स्थापना हुई, यानी जब नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ और उस औद्योगिकरण और नगरीकरण से एक नया मध्यम वर्ग जो है उसका जन्म हुआ। और ये मध्यम वर्ग जो है बाहर से आने वाले जो लोग थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया मुसलमान वगैरह जो भी थे पाश्चात्य लोग या फिर अंग्रेजों के आने के बाद हमारे भारत में जो है सामाजिक परिवर्तन जो है प्रारंभ हुआ। तो मुख्य रूप से इस परिवर्तन के बारे में ही उन्होंने उल्लेख किया है डी.पी. मुखर्जी ने और इसके बारे में ही मुख्य रूप से बताया है कि किस प्रकार से जो हमारी परंपराएं हैं वो परिवर्तित होती है, उससे हमारे समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन होता रहता है।
तो इसीलिए उनके जो सिद्धांत है उनको द्वंद्वात्मक या द्वंद्वात्मक प्रारूप के रूप में जानते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इनके जिन सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है द्वंद्वात्मक प्रारूप। स्टूडेंट्स, ये आयुर्वेदिक क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर जो दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी का क्वेश्चन आता है वो मुख्य रूप से उनके द्वंद्वात्मक प्रारूप के बारे में ही पूछा जाता है। मैंने क्या बताया था आपको, इन्होंने कौन सी पुस्तक में, भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन में अपने द्वंद्वात्मक प्रारूप का उल्लेख किया था। इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि हमेशा भारतीय समाजशास्त्री जो है उनको हमारी परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। इसका अध्ययन करना चाहिए परंपराओं, क्योंकि भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं वो मुख्य मानी जाती है। अतः प्रत्येक भारतीय समाजशास्त्री को परंपराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। इन परंपराओं के उन्होंने 3 तत्व बताए हैं, श्रुति, स्मृति और अनुभव। श्रुति यानी सुनना, स्मृति याद रखना और अनुभव। लेकिन इन परंपराओं में जो मुख्य रूप से चीज जुटी जाती है वो ये है अनुभव। यानी परंपरा में मुख्य क्या माना जाता है, अनुभव। क्यों? क्योंकि परंपरा क्या है, हमारा व्यवहार है, हमारा अनुभव जो प्रत्येक भारतीय जो है धीरे धीरे परंपराओं को अपनाता हुआ अपने व्यवहार के रूप में उसको व्यक्त करता जाता है। परंपराओं को वह व्यवहार धीरे धीरे मनुष्य में क्या लाता जाता है, अनुभव लाता जाता है और ये अनुभव ही हमारी क्या बन जाती है, परंपरा। तो दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी ने इसीलिए कहा कि प्रत्येक भारतीय समाजशास्त्री को किसका अध्ययन करना आवश्यक है, परंपरा का अध्ययन करना आवश्यक है। डीपी मुखर्जी ने मुख्य रूप से परंपरा को जो है 2 प्रकार में बांटा है, लघु एवं बृहद परंपरा। लघु, स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है लघु यानी छोटा, छोटा यानी जो बहुत ही छोटे क्षेत्र में पाया जाता है, लघु क्षेत्र में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, लघु परंपरा। और बृहद परंपरा जो बड़े क्षेत्र में यानी छोटे रूप से जो बड़े रूप में परिवर्तित होती है तो वो कहलाती है बृहद परंपरा। तो लघु परंपरा जो है छोटे क्षेत्र में पाई जाती है, चूंकि ये कहाँ पाई जाएगी, स्थानीय क्षेत्र। ये किससे संबंधित है, स्थानीय क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही साथ ये स्थानीय क्षेत्र की जो परंपराएं होती है स्टूडेंट्स वो अलिखित होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी संस्कृति से संबंधित या हमारी प्रतिमान और मूल्य जो पाए जाते हैं समाज में उसके आधार पर अपने आप ही परंपरा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जब एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है एक छोटे क्षेत्र में किसी परंपरा का पालन करना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे अन्य लोग भी, जब वो समाज के लिए कल्याणकारी साबित होती है वो परंपरा, तो बाकी सारे लोग भी क्या करते हैं, उस परंपरा को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने व्यवहार में उस परंपरा को लेकर आ जाते हैं और धीरे धीरे सभी लोग जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं वो उस परंपरा को अपना लेते हैं। तो इसीलिए छोटे क्षेत्र में पाई जाती है, लघु रूप में पाई जाती है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स की अलिखित होती है, क्योंकि वो ये लघु परंपरा जो हमारे उस स्थानीय क्षेत्र से या फिर हमारे जो स्थानीय क्षेत्र की जो संस्कृति है उस संस्कृति से या वहाँ की जो मूल्य, प्रतिमान या व्यक्तियों का जो व्यवहार है उस आधार पर ये हमारी परंपराएं पाई जाती है। तो स्थानीय क्षेत्र से संबंधित है, जो छोटे रूप में पाई जाती है यानी जिनका कम लोग पालन करते हैं, जो अलिखित होती है, वो किस प्रकार की परंपराएं होती है, लघु परंपराएं होती है। दीर्घ या बृहद परंपराएं जो बताई है डीपी मुखर्जी ने बताई, जिनका जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, काफी बड़ा होता है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं इन परंपराओं का पालन करते हैं। वो किसी स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति या फिर मूल्य से संबंधित नहीं होती है। साथ ही साथ जो बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रतिमान और मूल्य होते हैं
उनको व्यक्ति धीरे धीरे सभी जगह अपनाना प्रारंभ कर देता है, यानी जैसे पूरे भारत क्षेत्र में। और साथ ही साथ एक चीज और है कि ये हमें हमेशा किस रूप में मिलती है, लिखित रूप में मिलती है। जैसे हम देख रहे थे हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, ये किस रूप में लिखित है। आज भी हमने इनमें जो भी कुछ उल्लेखित किया गया है उस सब को हम पढ़ सकते हैं आसानी। तो ये हमेशा किस रूप में मिलेगी आपको, लिखित रूप में। जो भी व्रत परंपराएं होगी या फिर जो किसी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, पूरे देश के लोग, बहुत बड़े क्षेत्र के लोग मिलकर जिनका पालन करते हैं, उन्हें डी.पी. मुखर्जी ने वृहद या दीर्घ परंपराओं के नाम से संबोधित किया है। तो इस प्रकार इन्होंने 2 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है। कभी कभी इनमें आंसर भी आता है, तो आपको अंतर भी याद रखने हैं कि ये लघु परंपरा जो होती है वो अलिखित होती है और बृहद परंपरा लिखित होती है। ये छोटे क्षेत्र में, ये बड़े क्षेत्र में, यानी दीर्घ जो है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि भारतीय परंपराओं के साथ साथ जब पश्चिमी देशों से संपर्क हुआ है, भारतीय परंपरा का पश्चिमी सभ्यता से संपर्क होता है, तो पश्चिमी सभ्यता का सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारी भारतीय परंपरा पर पड़ता है और धीरे धीरे भारतीय लोग जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाना प्रारंभ करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका उल्लेख करते हुए डी.पी. मुखर्जी बताती हैं कि पुनर्जागरण जो था वो केवल 19वीं शताब्दी में ही नहीं था, बल्कि इससे पहले भी जब हमारी भारतीय परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया गया, बाहर के जो लोग हैं भारतीय परंपराओं के साथ आकर मिल गए हैं और मिलने से हमारी भारतीय परंपरा में जो चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, वो परिवर्तन 19वीं शताब्दी के पहले के भी हैं। तो ये पुनर्जागरण जो है केवल 19वीं शताब्दी की ही कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश में ये पुनर्जागरण पहले से ही प्रारंभ हो चुका था, या फिर जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तब से हमारे भारत में जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था। तो बाहर से जो भी जातियां आई थी गुप्त काल में, हर्ष या विक्रमादित्य के काल में या मुस्लिम काल में, बुद्ध काल में, जितनी भी बाहर से आने वाली जातियां थी उनने हमारी भारतीय परंपराओं के साथ शामिल होकर, मिक्स होकर उसको परिवर्तित करने का प्रयास भी किया है। तो इस जो डी.पी. मुखर्जी ने जिस परंपरा को लघु और बृहद रूप में बांटा, उसी परंपरा को टर्नर जो है, हालांकि इन्होंने डी.पी. मुखर्जी का समर्थन किया, लेकिन टर्नर ने इन परंपराओं को उच्च एवं निम्न परंपरा के रूप में विभाजित किया। यानी टर्नर ने जो परंपराएं हैं उनको क्या, किस नाम से संबोधित किया है, उच्च एवं निम्न परंपरा। निम्न यानी छोटी जगह जो नीचे की ओर हो, और धीरे धीरे उसका विस्तार जो है कैसे होगा, ऊपर की ओर। यानी पहले जो परंपरा छोटे क्षेत्र में पाई जाती है, लघु रूप में पाई जाती है, निम्न क्षेत्र में या नीचे की ओर पाई जाती है, जब वो धीरे धीरे अपना फैलाव क्षेत्र बढ़ाती है तो वो कहाँ आ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है, और ऊपर की ओर आकर वो एक बृहद परंपरा के रूप में अपना रूप ले लेती है। तो टर्नर ने इसे किस रूप में संबोधित किया है, उच्च एवं निम्न परंपरा के नाम से संबोधित किया है, जिसे डी.पी. मुखर्जी ने लघु एवं बृहद परंपरा माना था। इसी तरह से उन्होंने आंतरिक एवं बाहरी परंपराओं का भी उल्लेख किया है। चीज वही है, लेकिन उसको क्या है, अलग अलग नामों से संबोधित करके उनके द्वंद्व को बताया गया है। ये चीज जो क्या है, डी.पी. मुखर्जी का द्वंद्वात्मक प्रारूप है। अब आंतरिक परंपराएं जो
समाज की परंपराएं हैं वो कौन सी परंपराएं हो गई? हमारी आंतरिक परंपराएं, जो हमारे देश में काफ़ी सालों से चली आ रही है और जिनके साथ हमारे भारतीय समाजशास्त्र के अनेक अनुभव जुड़ गए हैं। लगातार श्रुति और स्मृति से, यानी सुनने के बाद याद रखते रखते उसके साथ अनुभव जुड़ते गए हैं, तो वो हमारी आंतरिक परंपराएं हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ और उससे पहले भी जब अनेक मुसलमान, बुद्ध काल, गुप्त काल, ये सारे काल आए, जब बाहर से लोग या बाहर से अन्य लोग जो है हमारे देश में आए, तो वो साथ में आकर शामिल हुए। तो धीरे धीरे वो जो बाहरी परंपराएं थी हमारी आंतरिक परंपराओं में सम्मिलित होती गई और दोनों के मिलने से हमारे समाज में स्टूडेंट्स क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से डीपी मुखर्जी ने इन चीज़ों को अलग अलग नामों से संबोधित किया। अंत में आकर उन्होंने इन्हें जो नाम दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है परंपरा एवं आधुनिकता। चीज वही है, बट द्वंद्वात्मक प्रारूप को समझाने के लिए उन्होंने जो नाम दिए हैं वो अलग अलग दिए हैं, परंपरा और आधुनिकता। परंपरा यानी जो सालों से चली आ रही है, हमारे व्यवहार या अनुभव के रूप में है, जो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है और जो व्यक्ति लगातार पूरा समाज जो है जिनका पालन कर रहा है वो है परंपरा। किंतु सामाजिक परिवर्तन भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण से नगरीकरण होगा और नगरीकरण की वजह से बाहर से आकर लोग जब एक स्थान पर रहना प्रारंभ करेंगे तो एक दूसरे के साथ रहते रहते जब आपस में उनका मेल जोल बढ़ता है तो हमारी परंपराओं में परिवर्तन आना निश्चित है। तो इस चीज को उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार से डीपी मुखर्जी ने अपना जो द्वंद्वात्मक प्रारूप है वो पूरा भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन को लेकर समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इन्होंने नाम लिखे, मैंने आपको बताया था, एक तो पुनर्जागरण, उच्च एवं निम्न परंपराएं, लघु एवं बृहद परंपराएं, आंतरिक एवं बाह्य परंपराएं, और अंत में जो उन्होंने बताया था परंपरा और आधुनिकता। तो ये सारी चीजें जो एक ही समान है, बिल्कुल समानता रखती है, किंतु इन सब के द्वारा डीपी मुखर्जी ने अपने द्वंद्वात्मक प्रारूप को समझाने का प्रयास किया और साथ ही बताया कि हमारी परंपराएं जो वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति से परिवर्तित हो रही है, यानी आधुनिकता का जो प्रभाव है वो हमारी परंपरा पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं उनको मुख्य रूप से जो है हमारी परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए और जो हमारी परंपराएं हैं उनको बनाए रखने का प्रयास जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये द्वंद्वात्मक प्रारूप जो है डीपी मुखर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।